हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया अपनी फ्रेंड मीनू के घर के बाहर स्कूटी लिए उसके आने का इंतजार कर रही होती है। तभी मीनू चिल्लाते हुए अपने घर के बाहर आकर अपनी माँ को कहती है, नहीं खाना मुझे खाना, भाभी ने बनाया है ना, उन्हें ही ठूसने दो। और मम्मी बता रही हूँ, ऐसे ही चलता रहा ना तो मैंने किसी दिन घर से भाग जाना है। मीनू की माँ उसे आवाज लगाती रहती है, पर वो अनसुनी कर जिया की स्कूटी पर बैठकर उसे गुस्से से वहाँ से चलने को कहती है। कुछ देर में जैसे ही दोनों कॉलेज पहुँचते हैं, तभी जिया उसे कहती है, अरे ओ फूलन देवी, अब तो बता दे क्यों गुस्से से मुंह फूला है तेरा, क्यों लड़कर आ रही है घर से? क्यों लड़ूंगी यार, जब से भाभी आई है ना मेरे घर में, तब से मेरे घर वाले उनके इशारों पर नाचने लगे हैं। हर बात में मुझ में ही कमियां निकालते हैं। ये भाभी भी ना मुझे घर में देखकर राजी ही नहीं है। आज सुबह मैंने इतनी मेहनत से पोहा बनाया और तैयार होने कमरे में क्या चली गई, पीछे से मेरी भाभी ने सबको पोहा परोस कर कहा कि वो उन्होंने बनाया है। मैं बता रही हूँ जिया, ये भाभियाँ होती ही ऐसी है। यार तू शांत हो जा, तेरी बातें सुनकर ना मुझे भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है मेरी होने वाली भाभी को लेकर। अरे सब भाभियाँ होती ही ऐसी हैं। उन्हें अपनी सास से ज्यादा दिक्कत तो हम नंदों से होती है। जैसे हम तो पता नहीं कौन से जन्म से उनके जानी दुश्मन हैं। छोड़ यार, मुझे बात ही नहीं करनी, चल क्लास लेने चलते हैं। हाँ चल। जिसके बाद दोनों क्लास की तरफ चली जाती हैं। समय बीतता है और जिया के भाई अर्नव की शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी भाभी शिवानी का गृह प्रवेश होता है। शिवानी अपना लहंगा संभाले अंदर आ ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अर्नव उसे संभाल लेता है। क्या हुआ, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो मेरा लहंगा थोड़ा भारी है ना, तो मुझसे संभल नहीं रहा। अच्छा हुआ बेटा तू गिरने से बच गई। जिया तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? इधर आ, अपनी भाभी का लहंगा पकड़ ले। अरे माँ, मैं क्या उनकी असिस्टेंट लगी हुई हूँ जो उनका लहंगा पकड़ के पीछे पीछे चलूं? पूरी शादी में उन्होंने लहंगा संभाला है ना, थोड़ी देर और संभाल लेंगे तो दिक्कत क्या है? रहने दीजिए सासू माँ, मैं ठीक हूँ। जिया हर बात में ना नहीं क्यों करती है तू? अपनी भाभी की जरा मदद कर देगी तो कुछ हो जाएगा। चल आ इधर। अपनी माँ के कहने पर जिया को अपनी भाभी का लहंगा पकड़े उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। कुछ ही देर में जिया शिवानी को उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर गुस्से से कहती है, यार भाभी तो बड़ी ढोंगी निकली, आते ही भारी लहंगे का पाखंड करना शुरू कर दिया और मुझे अपने पीछे पीछे घुमा रही है। मीनू सही कहती थी, सारी भाभियां ना एक जैसी होती है, पर कोई नहीं, अगर मेरी भाभी ढोंगी है तो मैं भी उनकी ननंद हूँ, 4 कदम आगे हूँ उनसे। मीना की कही बातों के कारण जिया को अपनी भाभी को लेकर गलतफहमी हो जाती है। समय बीतता है, शिवानी ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। एक दिन शिवानी किचन में सब्जियां काट रही होती है और तभी जिया पानी लेने वहां आती है और उसे किचन में देखकर शिवानी कहती है, जिया जरा सब्जी काटने में मेरी हेल्प कर देना, वो आज उठने में देर हो गई तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा जी, गलती खुद की और काम मुझसे लेना है ना ना। उई माँ, मेरी कलाई। अरे क्या हो गया अचानक से? पता नहीं, मेरी कलाई में ना बड़ा दर्द हो रहा है। सुबह दरवाजे से मेरा हार्ट स्ट्रक हो गया था, लगता है उसका दर्द अब हो रहा है। ओहो, लगता है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। तुम कमरे में जाओ, मैं मूव लेकर आती हूँ। और भाभी सब्जियाँ? उसकी चिंता छोड़ो, तुम कमरे में जाओ। जिया अपनी सीधी कलाई पकड़े मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। शिवानी कुछ ही देर में गैस पर खाना चढ़ाकर हाथ में मूव लिए जिया के कमरे में आती है, जहाँ उसकी सास भी होती है। तभी शिवानी देखती है कि जिया अपने सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ को पकड़े बैठी है। जिया, तुम्हारी तो सीधी कलाई में दर्द है ना, तो तुम उल्टा हाथ पकड़ कर क्यों बैठी हो? ओ तेरी, मैंने लेफ्ट राइट का तो ध्यान ही नहीं रखा। नहीं भाभी, मेरी इसी कलाई में दर्द है। हाँ बहू, मैंने अभी अभी गरम तेल से इसके हाथ की मालिश की है। पर मुझे पक्का याद है कि किचन में ये अपनी सीधी कलाई में दर्द बता रही थी। कहीं ये नौटंकी तो नहीं कर रही? अच्छा, दर्द ठीक ना हो तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा लेना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ ने मालिश की है तो उसी से आराम मिल गया। आप दोनों जाओ। शिवानी और बीना वहाँ से चले जाते हैं।
ऐसे ही जब भी शिवानी उसे कोई काम को कहती तो वो कोई न कोई ढोंग करके उससे अपना पीछा छुड़वा लिया करती। शिवानी उसकी चालों को समझने लगी थी, जिसके कारण वो जानबूझकर उसे अपने हर काम में मदद के लिए कहा करती, जिससे परेशान होकर जिया अपनी फ्रेंड मीनू से कहती है, यार मेरी भाभी तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। मैं हर काम करने में नौटंकीबाजी करती हूँ, फिर भी वो हर काम में मुझसे मदद करवाना चाहती है। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे बोलना ही बंद कर दे। अच्छा, बड़ी ढीठ है तेरी भाभी, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास भी एक मस्त आइडिया है। एक काम कर, तू संन्यास धारण कर ले। तेरी खोपड़ी खराब है क्या? मैं क्यों संन्यास लूं? मुझे मेरी हरी भरी जिंदगी सूखे पत्ते जैसी नहीं बनानी। अरे सच में नहीं यार, सन्यासी होने का ढोंग कर, पाखंडी बन। इससे क्या होगा, तेरी भाभी तुझे कोई काम नहीं कहेगी और तेरे घर वाले भी तुझे ज्यादा टोकेंगे नहीं। वैसे आइडिया मस्त है। इतना कहकर दोनों हंसने लगती हैं। बस फिर क्या था, जिया सन्यासी का वेश धारण किए, हाथों में माला और बुक लिए अपने घर पहुंचती है और उसे ऐसे सन्यासी बना देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, हाय हाय हाय, ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना? कौन से आश्रम से आ रही है? जिया, ये बाबाओं के कपड़े पहनने का कोई नया फैशन चला है क्या? इस तरह मेरे वस्त्रों का उपहास न कीजिए बड़े भैया। अच्छा, भला वो क्यों? क्योंकि भाभी जी, मेरा मानना है कि जंगल में रहकर तो कोई भी सन्यासी सादगी से रह सकता है, किंतु घर में तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। इन सब के बीच भी साधारण जीवन बिताना हर किसी के बस की बात नहीं। माँ, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। मुझे भी यही लग रहा है बेटा। अरे अब मेरे ध्यान का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और जिया का सन्यासी बनने का पाखंड जारी रहता है, जिसकी वजह से शिवानी उसे चाहकर भी कोई काम नहीं दे पाती और ऊपर से घर वालों के साथ उसे भी जिया के बेकार के प्रवचन सुनने पड़ते हैं। और उन सब से परेशान होकर शिवानी कहती है, बस बहुत हो गया, इस पाखंडी ननद का खेल तो खत्म ही करना होगा। पता नहीं क्या मजा आ रहा है इसे ये सब करके। इतना कहकर शिवानी जिया के कमरे में जाती है, जहां वो सन्यासी वाले कपड़े पहने हेडफोन लगाए गाने सुन रही होती है। शिवानी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हॉल में लाती है। ये देखिए सासू माँ, आपकी पाखंडी बेटी का असली चेहरा, सन्यासी का ढोंग कर अंग्रेजी गाने सुन रही है। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं तो बस अपने चैप्टर की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। क्या हुआ? अब शुद्ध हिंदी क्यों निकल रही है तेरे मुंह से? ये सब क्या पागलपंती वाले पाखंड करती फिर रही है तू? काम से बचने के लिए सासू माँ, और किस लिए? मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी मेंटल वाली हरकत कोई कैसे कर सकता है। ये तो पाखंडी भी ढंग से नहीं बन सकती। हाँ तो क्या करूँ, हर काम में आप मुझे ही बुला लेती है, मेरी ही मदद चाहिए। अरे भाभीियों को तो ननन खाली बैठी अच्छी ही नहीं लगती। मैं तो तुमसे घुलने मिलने के लिए ऐसा करती थी, मुझे क्या पता था तुम ऐसा कुछ करोगी। तू भी कतई मेंटल की अम्मा है जिया, आगे से ऐसा कुछ मत कर दियो। हाँ हाँ, नहीं करूँगी। सभी परिवार वाले उसकी इस अजीब सी हरकत के लिए उसे डांटते हैं, जिसके बाद वो ऐसा कुछ दोबारा न करने का वादा करती है। रितिका रोड पर अकेले अपना फोन ढूंढ रही होती है कि तभी रोहन नाम का एक लड़का, जो कि पेशे से वेटर था, वो रितिका के पास उसका फोन लेकर आता है। उसके हाथों में अपना फोन देकर रितिका बिना उसकी बात सुने ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है, मेरा फोन लेकर भाग रहे थे, चोर कहीं के। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस। चुप करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे गरीब लोगों को। अमीर लोग देखे नहीं कि उनका सामान चुरा के भागने लगे। पर मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं तो यहाँ। रितिका रोहन को भला बुरा सुना ही रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड नितेश वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर रितिका से बोलता है, क्या हुआ रितिका, तुम इस गरीब लाचार इंसान पर इतना भड़क क्यों रही हो? ये गरीब लाचार इंसान एक चोर है जिसने मेरा फोन चुराया है। नहीं सर, मैडम को गलतफहमी हो रही है, मैंने इनका कोई फोन नहीं चुराया। तुम तो चुप ही रहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रितिका रोहन को एक बार फिर से भला बुरा सुना देती है। तभी नितेश उसे चुप करवाकर रोहन से सारी बात पूछता है और रोहन उसे बोलता है, सर
मैम हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और वो अपना फ़ोन वहीं भूल गई। मैं तो बस मैम को फ़ोन देने उनके पीछे आया था और मेरे हाथों में अपना फ़ोन देख मैडम को गलतफहमी हो गई कि मैंने इनका फ़ोन चोरी किया है। देखा रितिका, वो इंसान तुम्हारी मदद कर रहा था पर तुमने उसको गलत समझ लिया। आज तुम्हें गरीब लोग पसंद नहीं है क्योंकि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, पर मैंने देखी है। एक गरीब लाचार हो सकता है, मजबूर हो सकता है, पर चोर नहीं, और वो भी ऐसा इंसान जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करता हो। इतना बोलकर नितेश रितिका को रोहन के साथ वापस उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो उसको अपने कुछ साल पहले के हालात बताता है। नितेश अपने कॉलेज के एग्जाम देकर अपने घर वापस लौट रहा था। वो देखता है कि उसकी माँ घर के बाहर बैठकर रो रही है। नितेश अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ क्या हुआ, आप यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी हैं? बेटा, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था वो समय पर नहीं चुका पाई, इसीलिए हमसे हमारा घर छीन गया है। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ रहेंगे? कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ चलो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर नितेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से अपने दोस्त के घर जाता है जहाँ उसका दोस्त उसको कुछ दिन के लिए अपना दूसरा घर दे देता है। जिसके बाद नितेश एक छोटी सी शॉप पर काम करने लगता है और एक दिन कुछ पैसों की मदद के लिए वो अपनी ताई कमलेश के घर फोन कर अपनी ताई से बोलता है, ताई, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप दे देती तो। अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अब तुझे पता तो है बेटा कि कितने खर्चे होते हैं। वो तो है ताई, पर कुछ पैसों की मदद कर दो, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है तू? तेरी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो। कमलेश बहाने मारकर उसका कॉल कट कर देती है और फिर उसका नंबर तक ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद नितेश बार बार कमलेश को फोन करने की ट्राई करता है, पर कमलेश का नंबर लगता भी कैसे, जिस वजह से नितेश अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाता और उसका कॉलेज जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नितेश की शॉप पर उसकी टीचर आती है और उसको शॉप पर काम करता देखकर नितेश को साइड में बुलाकर उससे बोलती है, तुम्हें पता है तुमने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। नितेश, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, पर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे काम करोगे तो अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाओगे? मैं जानता हूँ मैम, पर अभी मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि ये गरीबी मुझसे ये सब करवा रही है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी टीचर के फोर्स करने पर नितेश सारी बात उसे बता देता है। जिसके बाद वो उससे बोलती है, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस गरीबी की वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। पर मैम, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? उधार के तौर पर ले लो, जब कुछ कर लोगे तो चुका देना। और घर चलाने के लिए तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर लो। अपनी टीचर की हेल्प से नितेश अपनी पढ़ाई को आगे पूरी करता है, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपना घर भी चलाता है। कुछ महीने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करके वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने सारे कर्जे खत्म करता है और अपना घर वापस हासिल कर लेता है। इसी के साथ साथ नितेश अपनी माँ को उससे भी बड़ा घर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर नंदिनी उससे बोलती है, ये होता है अमीर और गरीब का नसीब। जब हम गरीब थे तब हमारे सर पे छत नहीं थी, ना ही 2 वक्त का खाना था, तब हमसे हमारा घर भी छिन चुका था, और आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ माँ, और आज से हम इसी घर में रहेंगे। नहीं बेटा, मुझे अपने पुराने घर में ही रहना है, जहाँ तेरे पापा की यादें हैं, जहाँ तेरा बचपन गुजरा है। जिसके बाद नितेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से अपने पुराने घर चला जाता है। अपनी ये कहानी सुनाकर नितेश रितिका से बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि एक गरीब का नसीब कैसा होता है। शायद आज मैं अमीर हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ हो सकता है कल को मैं अमीर ना रहूं, तब क्या करोगी?
मुझे गरीब बोलकर मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? नितेश की बातें सुनकर रितिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगकर उससे बोलती है। ऐसा मत बोलो नितेश, मुझे समझ आ गया है कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे किसी गरीब से चिढ़ना नहीं चाहिए। असल में तो वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें माफी मुझसे नहीं रोहन से मांगनी चाहिए। और रोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे मैम कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से हो जाती है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इतने समझदार और नेक दिल इंसान हैं। तो अपने रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना मुझे और सर को खिलाओ। हाँ क्यों नहीं, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तुम हमारा ऑर्डर लोगे? हाँ सर, यहाँ आए मैं अपने हर कस्टमर का ऑर्डर लेता हूँ। हाँ लेते होगे, पर आज से तुम हमारे दोस्त हो। इसीलिए आज तुम ऑर्डर लोगे नहीं बल्कि हमारे साथ बैठकर ऑर्डर दोगे। सच में सर, अमीरों का नसीब हम गरीबों के नसीब से कितना अच्छा होता है। आप देखना सर, एक दिन आपकी तरह मेहनत करके मैं भी आपके जैसा ही बनूंगा। ये बोलकर तीनों खाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद रितिका नितेश के साथ उसकी माँ के पास जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद में नितेश और रितिका की मुलाकात रोहन से फिर होती है, जो कि एक वेटर से एक अमीर इंसान बन जाता है और इसके लिए वो नितेश का बहुत शुक्रिया करता है। हेमा सुबह सुबह तैयार होकर अपने बेटे के रूम में जाती है और उसका ब्लैंकेट खींचकर उससे बोलती है, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, उठ जा, सुबह हो चुकी है। सुबह हो गई तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे भूल गया क्या, आज हमें रिश्ते की बात करने के लिए दीपाली के घर जाना है। चल निकम्मे, जल्दी उठ जा अब। 5 मिनट दो माँ, बस अभी तैयार होकर आता हूँ। रवि जल्दी से उठकर तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में अपनी माँ के साथ दीपाली के घर जाता है, जहाँ दीपाली को देखकर हेमा रिश्ता पक्का करते हुए दीपाली की माँ शोभना से बोलती है, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो क्यों ना अब आगे की बात भी कर ली जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। बच्चों तुम दोनों जाओ बाहर और आपस में कुछ और बातें कर लो, जब तक हम लोग भी कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है माँ। दीपाली, हम बाहर चलें? रवि दीपाली को लेकर बाहर चला जाता है और हेमा शोभना से लेन देन की बातें करने लगती है और बातों ही बातों में हेमा शोभना से बोलती है, वैसे मेरे पास भगवान का दिया तो सब कुछ है, जो कि आपको पता ही है। गाड़ी बंगला और धन दौलत ऐशो आराम की सब चीजें हैं, पर फिर भी कुछ रिश्तेदार ना बहू को कम और बहू के साथ आया सामान ज्यादा देखते हैं। तो आप समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी मैं समझ रही हूँ, वैसे मैं भी अपनी ओर से किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। फिर भी आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? आप समझ तो गई हैं बहन जी, पर गलत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है और आपसे ज्यादा ही है। मुझे तो अपने बस रिश्तेदारों का मुंह बंद करना है और कुछ नहीं। और रही कुछ देने की बात, तो आप अपनी बेटी को देंगी, ना कि मुझे, क्योंकि मुझे इन सब का कोई लालच नहीं है। जी मेरा वो मतलब नहीं था। खैर ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी बेटी को कुछ सोना देना है, जैसे 25-30 तोला और 25-30 लाख कैश दे देना, और लड़के को अपनी पसंद की एक कार दे देना, सफारी या स्कॉर्पियो, जो भी आपको पसंद हो। पर इतना सब मैं कैसे दे पाऊंगी? अरे क्यों नहीं दे सकती, आखिर दीपाली आपकी एक लौती बेटी है, और जाते जाते दीपाली के पिताजी उसके लिए कितना कुछ रख गए होंगे। पर बहन जी। अच्छा चलिए, आप एक काम कीजिए, अभी आप मुझे 20 तोला सोना दे देना और कैश दे देना, बाकी कार आप शादी के बाद दे देना। अब तो ठीक है, अब तो हो जाएगा। शोभना उसकी शर्त मान लेती है और कुछ देर बाद दीपाली और रवि अंदर आते हैं, जिसके बाद हेमा शोभना से इजाजत लेकर अपने बेटे के साथ घर चली जाती है और घर जाकर हेमा सारी बात रवि को बताती है, जिसे सुनकर रवि गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, माँ आपने अपनी मांग कम क्यों की? अपनी बात हो चुकी थी ना कि इस बार हम इतने पैसे और गहनों की डिमांड करेंगे। अरे इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने के लिए हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। और अगर वो शोभना इस रिश्ते के लिए मना कर देती, तो जो लक्ष्मी आने वाली है ना, वो हाथों से चली जाती। अरे मोटी बुद्धि दिमाग से काम लिया कर। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और सुनो, शादी इस महीने के अंदर ही करनी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये ऐशो आराम 1 महीने के रेंट पर लिया है। अगर एक भी दिन लेट किया तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा।
अब समझी? अरे समझ गई मेरे चालाक बेटे। दोनों माँ बेटे अपना आगे का प्लान बनाते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही शोभना को अपने घर बुलाकर नकली पंडित से शादी की डेट निकलवा लेते हैं। देखते ही देखते शादी के दिन पास आते हैं और एक दिन हेमा शोभना को कॉल करके उससे बोलती है, शादी का दिन पास आ गया और कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, पर आपने अभी तक अपने कहे अनुसार कुछ भी नहीं दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब चीजें तैयार कर ली हैं। कल मैं आपके घर आकर जेवर और पैसे दे दूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं फोन रखती हूँ। हेमा फोन रखकर ये खुशखबरी रवि को देती है और अगले दिन शोभना हेमा के घर आकर कहे अनुसार जेवर और पैसे देकर चली जाती है। शोभना के जाते ही दोनों माँ बेटे अपना सामान पैक कर लेते हैं और अगले ही दिन दूसरे शहर में रफू चक्कर हो जाते हैं। इस बात से बेखबर शोभना लड़के की हल्दी लेकर उसके घर जाती है, जहां पहुंचकर उसको चालाक माँ बेटे की सच्चाई का पता चलता है। ये सच जानकर शोभना थाने जाकर कल्पना नाम की इंस्पेक्टर के पास दोनों चालाक माँ बेटे की रिपोर्ट लिखवाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर कल्पना उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाती, जिस वजह से वो थाने में अपनी टेबल पर गुस्से में फाइल को पटकते हुए खुद से बोलती है, बहुत चालाक हैं ये दोनों माँ बेटे, कहीं पर भी एक सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन कब तक अपनी चालाकियों से ऐसे बचकर भागते रहेंगे? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आ ही जाएंगे। ये बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा ही रही होती है कि उसके पास उसके सर का कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और ना चाहते हुए भी कल्पना को दूसरे शहर में जाना पड़ता है। जाते ही उसके पास फिर से सेम केस आता है। ये केस देखकर कल्पना खुद से बोलती है, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि इन दोनों चालाक माँ बेटों को मैं ही पकड़ूं। इतना बोलकर वो अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही एक दिन कल्पना मॉर्निंग वॉक पर जाती है, जहाँ उसकी नजर रवि पर जाती है और उसको देखते ही कल्पना बेंच से अपनी पानी की बोतल उठाती है और उसमें से पानी नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो रवि के पास जाकर उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास पानी होगा? मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है। इट्स ओके मैम, आप मेरा पानी पी लीजिए। वैसे मैं यहाँ रोज सुबह शाम आती हूँ और मोस्टली मैं सभी लोगों को यहाँ पर जानती भी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पहली बार देखा है। हाँ, वो मैं यहाँ नया आया हूँ, काम की वजह से मेरा ट्रांसफर होता रहता है। That's great। वैसे आप करते क्या है? वो क्या है ना कि मैं भी अपने लिए जॉब देख रही हूँ, तो इसलिए पूछ रही थी। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जॉब ढूंढने में, पर इसके लिए आपको मुझे अपना नंबर देना होगा। नंबर? अरे तभी तो मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी जॉब की बात करके तुम्हें बता पाऊंगा। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हमें मिले 5 मिनट भी नहीं हुए और आपने मेरी मदद करने की भी सोच ली। बेवकूफ लड़की, मैं तेरी मदद नहीं तुझसे अपना काम निकलवाऊंगा। बस एक बार तू मेरे जाल में फंस जाए। आखिर फंस ही गई मछली जाल में, अब आएगा मजा। हेलो मिस, कहाँ? नंबर देते देते कहाँ खो गई? इतना बोलकर वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। रवि घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे मिलकर एक बार फिर से प्लान बनाते हैं और इसी के साथ रवि कल्पना से बातें करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिन बाद वो उसे प्रपोज करके अपनी माँ के साथ उसके घर रिश्ता लेकर जाता है। हर बार की तरह हेमा मांग करती है और कल्पना की नकली माँ दिया उसकी सारी शर्तें मान लेती है, जिसके बाद अपनी टीम के साथ मिलके कल्पना उसके घर जाती है और उसको अरेस्ट करके उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगा था कि हर बार की तरह तुम माँ बेटे बेवकूफ बनाकर चालाकी से निकल जाओगे? लेकिन नहीं, इस बार तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। बैठो गाड़ी में। कल्पना दोनों माँ बेटे को जेल ले जाती है, जिसके बाद मुकदमा चलता है और मुकदमे के अनुसार रवि और हेमा ने जिसको बेवकूफ बनाकर लूटा था, उन्हें उनकी संपत्ति वापस कर दी जाती है और इस तरह चालाक माँ बेटे की चालाकियां हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मॉडल बहू? देखा किस तरह एक लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या ऐसा होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।